नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 24 जून 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हमें 4 इश्यूज डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन में ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित आर्टिकल को। राइटर सजेस्ट करते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट्स को नेचुरल वर्ल्ड से लिंक करके पढ़ाना चाहिए। इसके बाद दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एयर पावर की इंपॉर्टेंस के बारे में, मतलब इंडिया की सिक्योरिटी में एयरफोर्स के रोल के बारे में। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे यूएसए ने नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजास के इशू पर रोक लगा दी है। इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक रिकवरी से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एजुकेशन में ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमारा फोकस होता है वार्स पर। 1757 की प्लासी की लड़ाई, 1764 का बक्सर का युद्ध, हल्दी घाटी की लड़ाई, हम वार्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन क्या हम इतिहास में ये सब चीज़ें भी डिस्कस करते हैं कि फॉरेस्ट का लैंडस्केप किस प्रकार से चेंज हुआ, रिवर किस प्रकार से कोई सूख गई, मतलब नेचुरल चेंजेस के बारे में हम इतिहास में नहीं डिस्कस करते हैं। बट देखो, कोविड-19 के बाद हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख मिली है कि लोग यानी पीपल, प्लेसेस, नॉन ह्यूमन एंटिटीज और प्रोसेसेस, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। हमें इस इंटरकनेक्शन को समझना चाहिए कि हमारा जो नेचुरल वर्ल्ड है वो हमारी डेली लाइफ के साथ कनेक्टेड है। हमारा जो नेचुरल वर्ल्ड है वो हमारी वेलबींग के साथ कनेक्टेड है। अगर हम नेचुरल वर्ल्ड को इग्नोर करेंगे तो हमारी वेलबींग पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और वही अभी देखने को मिल रहा है कोविड-19 की महामारी में। तो राइटर ये सजेस्ट करते हैं हमारी जो एजुकेशन है हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, अभी हम इनको अलग अलग करके पढ़ाते हैं। हिस्ट्री अलग पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी अलग पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स अलग पढ़ाते हैं, बायोलॉजी अलग, केमिस्ट्री अलग। इंटरडिसिप्लिनरी हमारी अप्रोच नहीं होती। हमें क्या करना चाहिए, ना सिर्फ इन डोमेन्स को आपस में इंटीग्रेट करना चाहिए, बल्कि इन सबको नेचुरल वर्ल्ड के साथ भी इंटीग्रेट करना चाहिए। राइटर का ज़्यादा जो फोकस है वो इस बात पर है कि हमें इन डोमेन्स को नेचुरल वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाना चाहिए। अब आप फिर से हिस्ट्री की तरफ आइए। हिस्ट्री में हम राजा महाराजाओं पर ज़्यादा फोकस करते हैं, वार्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ऑलमोस्ट पिछले 100 सालों में हमने सबअल्टरन क्लासेस को भी इतिहास में शामिल किया है। सबअल्टरन क्लासेस मतलब डिप्रेस्ड क्लासेस। पहले तो उनको भी इग्नोर कर दिया जाता था, लेकिन आजकल जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो सबअल्टरन क्लासेस के बारे में भी पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कई बार हम इतिहास में ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं कि वुमेन की कंडीशन कौन से काल में इम्प्रूव हुई, या फिर जो अनटचेबिलिटी थी कब इंक्रीज हुई, कब कम हुई, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। लेकिन देखो, हम क्या इग्नोर कर देते हैं, हम नेचुरल वर्ल्ड को इग्नोर कर देते हैं इतिहास पढ़ते वक्त। ब्रिटिशर्स ने रेल चलाई इंडिया में, मकसद था उनका नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करना। बट क्या हम ये पढ़ते हैं कि कहाँ से वो फॉरेस्ट को लाते थे, कहाँ से वो पेड़ों को काट के वुड लाते थे, लकड़ी लाते थे रेलों को चलाने के लिए, और जहाँ से वो लकड़ी काट के लाए, जहाँ पे फॉरेस्ट काटे गए, तो वहाँ पे लोकल लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये सब बातें हम नहीं डिस्कस करते, और हमें ये करनी चाहिए। जब भी हम इतिहास को डिस्कस करें, हमें नेचुरल वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस आए उनको भी डिस्कस करना चाहिए। इसके बाद ज्योग्राफी का एग्जाम्पल दिया जाता है। जब ज्योग्राफी में ये पढ़ाया जाए सिटीज़ कैसे डेवलप हुई, तो उसके साथ साथ ये भी बताया जाए कि सिटीज़ की डेवलपमेंट का क्या असर हुआ वाटर बॉडीज़ पर, क्या कोई लेक सूख गई, क्या असर हुआ कोस्टल एरियाज़ पर, क्या असर हुआ दूसरे कॉमन्स पर, ये सब चीज़ें भी पढ़ाई जाएं। इसके बाद एग्जाम्पल दिया जाता है बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का। जब बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाई जाए, कोई ज़रूरी नहीं कि शुरुआत हो पीरियोडिक टेबल से, रिएक्शन से या फिर सेल से। स्टार्टिंग हो सकती है, बच्चों को बताया जाए कि कैसे सेल्स और ऑर्गेनिजम्स
एक ऐसे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं जहां पे मटेरियल्स, एनर्जी, इंफॉर्मेशन ये आपस में एक्सचेंज होती हैं। केमिस्ट्री की शुरुआत हो सकती है साइकिल से, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, वाटर साइकिल। बच्चों को बताया जाए कैसे बायोस्फीयर, रॉक्स, मिनरल्स ये सब चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और देखो, राइटर एक बात ये बोलना चाहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि आप बेसिक्स ना पढ़ाओ, मतलब जो नॉलेज अभी आप बच्चों को दे रहे हो वो तो दो ही, लेकिन इस प्रकार की चीज़ें पहले पढ़ा के और नेचुरल वर्ल्ड से इंटीग्रेट करके बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो इंक्रीज होती है। वो आसानी से इस इंटरलिंकेज को समझ सकते हैं, कैसे ह्यूमन बींग्स जो हैं बाकी नेचुरल वर्ल्ड के साथ और नॉन लिविंग एंटिटीज के साथ इंटीग्रेटेड हैं। ह्यूमन बींग्स की वेलफेयर सुनिश्चित नहीं हो सकती अगर हम बाकी के नेचुरल वर्ल्ड या फिर नॉन लिविंग एंटिटीज की वेलबींग को सुनिश्चित करते हैं। लास्ट में राइटर के द्वारा ये कहा जाता है, अगर देखो हमारे करिकुलम डेवलपर्स यानी सिलेबस डेवलप करने वाले लोग सिलेबस को अगर इस प्रकार से रीस्ट्रक्चर कर पाते हैं जैसा हमने इस आर्टिकल में डिस्कस किया, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। शुरुआत से ही बच्चों में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी और रिसर्च में भी फ़ायदा होगा कि कैसे जो मैन मेड एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, उनका प्रतिकूल असर होता है क्लाइमेट चेंज पर, कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन ज़्यादा होता है, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होती है। कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए जाते हैं राइटर के द्वारा, कैसे पास्ट में हिस्ट्री को या फिर दूसरे डोमेन्स को नेचुरल वर्ल्ड के साथ रिलेट करने की कोशिश की गई है। जैसे हिस्टोरियन हैं सुनील अमृत, इनकी बुक है अनरूली वाटर्स। अपनी इस बुक में सुनील अमृत ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट हिस्ट्री को डिस्क्राइब किया है रेन, रिवर्स, कोस्ट, इन सब की सहायता से। मतलब बताया है अपनी इस बुक में सुनील अमृत ने कैसे समय के अनुसार वाटर को स्टोर करने की जो पद्धतियां हैं वो चेंज हुई, या फिर वाटर को लेके जो नज़रिया था वो चेंज हुआ। उसके बाद पन्ने लाल, ये देखो इंडिका में जियोलॉजी और नेचुरल हिस्ट्री को एक साथ इंटरलिंक करके पढ़ाते हैं, लिखते हैं। अमिताभ घोष की बुक है द ग्रेट डीरेंजमेंट। अपनी इस बुक में अमिताभ घोष बताते हैं इंपीरियलिज्म ने क्लाइमेट चेंज में कैसा एक बड़ा रोल प्ले किया। सबसे लास्ट में गया हाइपोथेसिस, इसको लिखा गया था जेम्स लवलॉक के द्वारा। इसमें जेम्स लवलॉक जो हैं एक इकोलॉजिकल थ्योरी प्रपोज करते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड और लिविंग क्रिएचर्स आपस में एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्टिंग सिस्टम में हैं जिससे इक्विलिब्रियम बनता है। लेकिन कई बार ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ये जो इक्विलिब्रियम है वो प्रभावित हो जाता है और इसी का खामियाजा बाद में ह्यूमन बींग्स को भुगतना पड़ता है। ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया एजुकेशन में ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया की सिक्योरिटी में एयरफोर्स के रोल के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। देखो, जब 1962 में इंडिया और चाइना के बीच लड़ाई हुई थी, उस समय तीनों आर्म्ड फोर्सेस में एयरफोर्स का रोल काफ़ी बड़ा हुआ करता था, मतलब डोमिनेंट थी एयरफोर्स। वैसे इंडिया चाइना बॉर्डर के नज़दीक जो भी एयर बेसिस थे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन सिक्योरिटी में एयरफोर्स के रोल के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हैं। देखो, जब 1962 में इंडिया और चाइना के बीच युद्ध हुआ था तो उस समय तीनों आर्म्ड फोर्सेस में आर्मी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट थी। पॉलिटिकल लीडरशिप अनअवेयर थी। मतलब वैसे तो देखो, इंडिया चाइना बॉर्डर के नज़दीक जो एयर बेसिस थे वहाँ पर इंडियन एयरफोर्स तैयार थी, पायलट्स बिल्कुल तैयार थे युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन नेहरू को सलाह दी गई थी कि आप इस युद्ध में एयरफोर्स का इस्तेमाल मत कीजिए, और हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। रिजल्ट क्या निकला इस युद्ध का हमें पता है। इसके ठीक विपरीत अगर हम बात करें 1986 की सर्दियों की और 1987 की गर्मियों की, इस दौरान क्या हुआ था, सुमद्रुंग चू वैली में इंडिया और चाइना की फोर्सेस आमने सामने थीं, क्योंकि चाइनीज के द्वारा वहां पर एक कैंप इस्टेब्लिश किया गया था। तो उस दौरान आर्मी ने एयरफोर्स का काफ़ी साथ लिया। एयरफोर्स ने स्पोर्टिव ऑपरेशंस चलाए,
ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट में और दूसरे सामान की डिप्लॉयमेंट में। बाद में आर्मी ने और आर्मी के जनरल्स ने इस बात को माना भी कि एयरफोर्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और चाइनीज भी इससे हैरान रह गए थे कि इंडिया के पास ऐसी एयरफोर्स पावर है कि डिप्लॉयमेंट इतनी तेजी से हो रहा है। इवन देखो उस समय एयरफोर्स ऑफेंसिव ऑपरेशंस चलाने के लिए भी स्टार्ट थी। अगर तिब्बतियन प्लेटू पे किसी प्रकार का ऑपरेशन चलाना पड़ता है तो ट्रेनिंग बिल्कुल हो गई थी एयरफोर्स के पायलट्स की और पूरी तैयारी थी एयरफोर्स की। तो आप फर्क देख सकते हो, जब एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया और 20 साल बाद, ज़्यादा ही हो गए, ऑलमोस्ट 25 साल बाद जब एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया तो दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिला। तो राइटर का कहने का मतलब ये है, किसी भी बैटल से पहले या फिर किसी भी युद्ध से पहले एयरफोर्स का समय रहते इस्तेमाल अगर किया जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होता है। अब देखो 15 जून 2020 को वायलेंट क्लैश हुआ गलवान वैली में पॉइंट नंबर 14 पर। अगर आगे भी LAC पर किसी प्रकार का बैटल होता है तो हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। सबसे पहले देखो, हमें हमारे सैनिक ज़्यादा संख्या में वहाँ पे डिप्लॉय करने चाहिए। अभी ऑलमोस्ट जितने चाइना के सैनिक LAC पर डिप्लॉय हैं उतने ही इंडिया के सैनिक डिप्लॉय हैं। बट अगर एक चाइना का सैनिक LAC पर डिप्लॉय है तो हमारे वहाँ पे 5 होने चाहिए, 5:1 की रेशो होनी चाहिए। और ये सुनिश्चित करने में एयरफोर्स का बड़ा रोल हो सकता है। मतलब वैसे तो देखो रोड ट्रांसपोर्ट से भी सोल्जर्स को डिप्लॉय किया जा सकता है बॉर्डर पर, लेकिन इसमें काफ़ी समय लगता है। एयरफोर्स की सहायता से जल्द सोल्जर्स को LAC पर डिप्लॉय किया जा सकता है। इसके बाद राइटर का ये कहना है, हार्वर्ड कैनेडी स्कूल ने अपनी एक असेसमेंट में ये पाया है कि इंडियन एयरफोर्स जो है क्वालिटेटिव स्फीयर में भी और क्वांटिटेटिव स्फीयर में भी भारी पड़ती है चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स से। LAC फ्रंट की हम बात कर रहे हैं। मतलब इस कैनेडी सेंटर ने बोला है LAC पर इंडिया की एयरफोर्स के पास एडवांटेज है एज कंपेरिजन टू पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स। दोनों देशों के एयरफोर्सेस के एयरक्राफ्ट्स को कंपेयर किया जाता है। राइटर का ये मानना है कि इंडियन एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो हर एक एस्पेक्ट में ज़्यादा सुपीरियर हैं। LAC के नज़दीक इंडियन एयरफोर्स के ज़्यादा बेसिस हैं एज कंपेरिजन टू चाइनीज़ बेसिस नियर LAC। और देखो ये सेफली एज्यूम किया जा सकता है, अगर चाइना की एयरफोर्स के द्वारा इंडियन एयरफोर्स के बेसिस पर अटैक किया भी जाता है तो इंडियन एयरफोर्स उस अटैक को एब्जॉर्ब कर पाएगी। इसके अलावा एडवांटेज देखो ट्रांसपोर्ट फ्लीट में भी हैं। हमने पिछले कुछ सालों में USA से काफ़ी एडवांस हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट परचेज किए हैं। उनको इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्ट पर्पजेज़ के लिए, यानी डिप्लॉयमेंट के लिए, जैसे C-17S, II-76S, AN-32S और C-130S। इसके अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर्स, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, जिसमें अभी लीथल फायर पावर भी है। तो ये चाइना के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है। बट 2 एरियाज हैं कंसर्न के, ऐसा राइटर के द्वारा बोला जाता है। एक तो देखो चाइना में S-300, S-400, HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो अगर हमें चाइना में मौजूद एयरबेसिस पर अटैक करना है तो इन डिफेंस सिस्टम को भेजना होगा। इसके अलावा दूसरा कंसर्न ये है, चाइना के पास अभी लॉन्ग रेंज एयर डिलीवर्ड क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 500 से 3000 किलोमीटर के बीच हो सकती है और इसे लॉन्च किया जा सकता है H-6 बॉम्बर से। H-6 बॉम्बर ये चाइना का एयरक्राफ्ट है, इन्होंने रशिया से परचेज किया था। और इसके मुकाबले में हमारा जो सुखोई 30 है इंडियन एयरफोर्स का, ये ब्रह्मोस लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को लॉन्च कर सकता है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। अक्साई चीन में और तिब्बत में कई सारे टारगेट्स को निशाना बनाया जा सकता है इस मिसाइल से, लेकिन रेंज कम है। लास्ट में एक सजेशन भी दिया जाता है, देखो चाइना के पास सैटेलाइट पावर भी अच्छी है। याओगन सीरीज के जो सैटेलाइट्स हैं ये लो अर्थ ऑर्बिट
सर्विलेंस सैटेलाइट्स हैं जो इंडिया की साइड में भी सर्विलेंस करते हैं, तो हमें भी हमारी सैटेलाइट्स की पावर का इस्तेमाल करना चाहिए चाइना में भी सर्विलेंस के लिए, ताकि कोई भी ऑपरेशन की तैयारी अगर चाइना के द्वारा की जाती है तो हमें पहले से भनक लग सके। कंक्लूजन में राइटर के द्वारा ये बोला जाता है, देखो अभी तक LAC पर जो ऑपरेशंस रहे हैं या फिर सोच रही हैं वो आर्मी डोमिनेंट रही हैं, लेकिन अगर जब भी हम कोई ऑपरेशन चलाएं उसमें एयरफोर्स की एक्सेप्टेंस होती है और विजन अगर इस प्रकार का होता है जहां पर हमारी स्ट्रेंथ है उसका हम इस्तेमाल करें तो हम चाइना पर भारी पड़ सकते हैं। और राइटर ये भी बोलते हैं, देखो अभी हम एयरफोर्स के मामले में चाइना से भारी पड़ते हैं, लेकिन अगले 10 सालों में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ चाइना की जो सरकार है उन्होंने एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है और वो अगले 10 सालों में दिखना स्टार्ट होगा, जबकि हमारे बजट में कटौती देखने को मिल रही है। तो राइटर इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, देखो इस बात से फर्क नहीं पड़ता इंडिया की एयरफोर्स क्या डिमांड कर रही है, फर्क इस बात से पड़ता है कि अभी के कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी इन्वायरमेंट में हमारे लिए क्या आवश्यक है। क्या हमें नए एयरक्राफ्ट्स को प्रोक्योर करने की आवश्यकता है, क्या हमें और ज़्यादा फंड्स एलोकेट करने की आवश्यकता है हमारी आर्म्ड फोर्सेस को, ये सरकार को समझना होगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया की सिक्योरिटी में एयरफोर्स के रोल के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल, USA ने नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजास के इशू पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कई बार देखो इंडिया USA रिलेशंस में इस इशू के बारे में हमें लिखना होता है, क्योंकि हमारे IT प्रोफेशनल्स को ये इशू प्रभावित करता है। हुआ क्या था, 23 अप्रैल को USA के प्रशासन ने नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजास के इशू पर 60 डेज के लिए रोक लगाई थी। अब इस रोक को एक्सटेंड कर दिया गया है कैलेंडर ईयर के अंत तक, या फिर कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जा रहा है कम से कम नवंबर में USA के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे तब तक ये रोक लगी रहेगी। नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजास में काफ़ी तरह के वीज़ा आते हैं, जैसे H1B वीज़ा, ये स्किल्ड वर्कर्स को दिया जाता है, फॉर एग्जांपल हमारे IT प्रोफेशनल्स। इसके बाद H2B वीज़ा, ये सीजनल वर्कर्स को दिया जाता है, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। L1 वीज़ा, ये इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र पर्पजेज़ के लिए दिया जाता है। इसके अलावा J1 वीज़ा, ये उन स्टूडेंट्स को दिया जाता है जो वर्क स्टडी समर प्रोग्राम्स के लिए USA में जाते हैं। इससे H4 वीज़ा, ये कौन सा वीज़ा है, मान लीजिए देखो कोई IT प्रोफेशनल H1B वीज़ा की सहायता से USA में काम कर रहा है, तो उसका हस्बैंड या फिर वाइफ वो पहले USA में जा सकता था H4 वीज़ा लेके, लेकिन अब H4 वीज़ा भी नहीं मिलेगा। मतलब पति या पत्नी जो USA में अभी काम कर रही हैं इस वीज़ा की सहायता से H1B वीज़ा, उनके जो स्पाउस हैं वो H4 वीज़ा की सहायता से अब USA में नहीं जा सकते। खास बात देखो ये है, ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं उनको कुछ नहीं बोला जाएगा, वो काम करते रहेंगे, और जिनको वीज़ा इशू हो चुका है वो भी अपने वीज़ा का लाभ उठा पाएंगे, बस फर्दर वीज़ा इशू नहीं होगा। ऐसा निर्णय क्यों लिया गया है USA ने? ऐसा निर्णय देखो USA के द्वारा इसलिए लिया गया है क्योंकि उनका मानना है कोविड-19 की महामारी के कारण अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है USA में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। डेटा भी दिया हुआ है जो हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और USA का प्रशासन अभी फ़िलहाल ये चाहता है कि USA के जो लोकल लोग हैं उनको जॉब्स मिले, ना कि बाहर से आने वाले लोगों को। और वैसे देखो इलेक्शंस भी हैं, ट्रंप तो आपको पता है हमेशा अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, तो वो अपने वोटर बेस को मोबिलाइज करना चाहते हैं इस डिसीजन से। बट हुआ क्या है, कुछ कंपनीज ने, फॉर एग्जांपल सुंदर पिचाई जो हैं गूगल के CEO, इन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा, इमिग्रेंट्स ने अमेरिका की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मतलब इमिग्रेंट्स के योगदान को हम भुला नहीं सकते, उन्होंने अमेरिका की इकोनॉमी को किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग बनाया है।
अगर देखो गूगल की तरह और भी बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी ही स्टेटमेंट दे देती हैं तो यूएसए की सरकार के ऊपर दबाव और ज़्यादा बढ़ेगा और यूएसए की जनता की जो राय है वो चेंज हो सकती है। फिर इससे ट्रंप को इतना ज़्यादा इलेक्शन में फ़ायदा नहीं होगा, वो अपने वोटर बेस को मोबिलाइज नहीं कर सकेंगे इस इशू की सहायता से। तो जो भी प्रेसिडेंट बनेगा अगला यूएसए का, वो इस डिसीजन को पलट सकता है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया। यूएसए ने अब नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजास के इशू करने पर रोक लगा दी है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इकोनॉमिक रिकवरी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। देखो कोविड-19 की वजह से इंडिया समेत तमाम देशों की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है खराब है। इंडिया में इकोनॉमी की रिकवरी को सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए हैं। जैसे आरबीआई के द्वारा इंटरेस्ट रेट्स को कट किया गया है। सरकार और आरबीआई ने कोशिश की है लिक्विडिटी को मार्केट में इन्फ्यूज किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। इवन सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि खर्च ज़्यादा हो और फिस्कल डेफिसिट थोड़ा सा बढ़ जाता है तो बढ़ जाए। बट देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार नहीं चाहती कि एक लेवल से ज़्यादा हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो इंक्रीज हो। अब होगा क्या? होना तो देखो ये चाहिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम होना स्टार्ट हुई हैं, तो अगर सरकार चाहती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा हों तो सरकार को ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। बट रेवेन्यू की ऑलरेडी शॉर्टेज हो रही है सरकार को, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कई सारे जो टैक्सेस हैं वो सरकार को कम प्राप्त हुए हैं। तो देखो सरकार ने जितना एस्टिमेट किया था उससे कम रेवेन्यू प्राप्त होगा, तो फिस्कल डेफिसिट तो वैसे ही बढ़ जाएगा। तो सरकार खर्च कैसे करेगी? अगर सरकार एक लेवल से ज़्यादा खर्च करती है, मान लीजिए फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वेरियस रेटिंग्स एजेंसीज जो हैं वो हमारी रेटिंग को डिक्रीज कर देंगी और इन्वेस्टमेंट हमारे देश में कम आएगी और ऑलरेडी आउटफ्लो देखने को मिलेगा इन्वेस्टमेंट का। ये हमारे देश की इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। तो राइटर के द्वारा सजेस्ट किया जाता है ऐसी सिचुएशन में आरबीआई का रोल बड़ा हो जाता है दो एस्पेक्ट्स में। एक तो देखो क्वांटिटेटिव ईजिंग में। क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब यह है कि आरबीआई मार्केट में ज़्यादा मनी की सप्लाई करे। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किए गए बॉन्ड्स को परचेज करके। इसके अलावा देखो एक अनयूजुअल यानी असामान्य एडवाइस आर्टिकल में दी जाती है कि अभी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की भी काफ़ी आवश्यकता है, क्योंकि देखो सरकार एक लेवल से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकती है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फिलहाल के समय में एक लेवल से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती है, तो हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को सुनिश्चित करना होगा। बट कॉर्पोरेट ग्रुप्स तभी इन्वेस्ट करेंगे अगर उनके पास पैसे हों। बैंक्स जो हैं अभी ज़्यादा लोन देने के लिए तैयार है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने जो लोन दिया था वो बैड एसेट में कन्वर्ट हो सकता है। उनको ऐसा डर है फिलहाल की सिचुएशन की वजह से, तो वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, हेजिडेंट हैं नया लोन डिस्पर्स करने में। तो ऐसी सिचुएशन में आरबीआई के द्वारा डायरेक्टली कॉर्पोरेट ग्रुप्स को लोन दिया जा सकता है बैंक्स को बाईपास करके। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली कुछ एक्सपर्ट्स इसे क्रिटिसाइज करेंगे, बट राइटर कहते हैं सिचुएशन देखो काफ़ी अभूतपूर्व है। इस सिचुएशन से निपटने के लिए और जल्द से जल्द मार्केट में इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए हम ये स्टेप उठा सकते हैं कि आरबीआई कॉर्पोरेट ग्रुप्स को सीधा लोन दे बैंक्स को बाईपास करके, और सरकार उस लोन की गारंटी ले। इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज़्यादा होंगी और इकोनॉमिक रिकवरी जल्दी होगी। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया इकोनॉमिक रिकवरी से संबंधित। आज हमने 4 इश्यूज को डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।